साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो यह जो टेस्ट आज हम लोग देखेंगे, यह दृष्टि कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस टेस्ट में पूरे 150 प्रश्न हैं, जिसमें से 75 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के तहत पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे और नेक्स्ट 75 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? तो ये गुजरात में की गई है। और गुजरात में कहाँ से कहाँ तक? तो गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है, मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता। तो ये कितनी बार जीत चुके हैं? तो ये जो है इनका 5वीं बार था और इन्होंने जो है फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हरा करके 5वीं जीत अपने नाम दर्ज की है। अगला है, हुरून इंडिया और एंड लगी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी की गई भारत की सबसे परोपकारी सूची में निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो अजीम प्रेम जी शीर्ष पर रहे हैं, दूसरे नंबर पर शिव नादर रहे हैं और तीसरे पे मुकेश अंबानी रहे हैं। अजीम प्रेम जी और शिव नादर, इन दोनों ने जो दान किया वो शिक्षा के क्षेत्र में किया है, जबकि मुकेश अंबानी ने जो है आपदा राहत में दान किया है। भारत अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाता है? तो भारत जो अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाता है। 11 नवंबर को क्या होता है? तो 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती होती है और इसी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं बल्कि शिक्षा दिवस है ये। और इन्हें जो है ये जो आपका दिवस है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2008 से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करें तो ये देश के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे तथा साथ ही स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और प्रख्यात शिक्षाविद रहे हैं। ये स्वतंत्र भारत के एक प्रमुख वास्तुकार थे जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे AICTE के नाम से जानते हैं, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जैसे शीर्ष शिक्षा निकायों की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। वर्ष 1992 में इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में गोनी तूफान ने लैंडफॉल किया या टकराया? तो फिलीपींस में यह तूफान टकराया है 1 नवंबर 2020 को। इस तूफान को तूफान रोली या गोनी दोनों ही नाम से जानते हैं। यह पूर्वी फिलीपींस में भूस्खलन का कारण बना है। प्राचीन भारत में सबसे आरंभिक अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे, किस पर किए गए थे? तो ये शिलाओं पर सबसे पहले उत्कीर्ण किए गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है? तो देखिए, मास्की, ब्रह्मगिरी, तक्कल कोट्टा, ये सभी जो हैं नौपाषाण स्थल, जबकि भीमबेटका जो है ये नौपाषाण स्थल नहीं है बल्कि यह जो है उच्च पुरापाषाण काल का स्थल है। आगे चलते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष के प्रमाण मिले हैं? तो ये सुरकोटदा, गुजरात के सुरकोटदा से ये घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसी स्थल पर कलश समाधान के प्रमाण भी मिले हैं। इसका उत्खनन कार्य 1972 में JP जोशी के द्वारा कराया गया था और यह एक दुर्गबंध बस्ती थी। बराह ताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित? तो ये आपका जो है मिहिर भोज से संबंधित है। देखिए, मिहिर भोज या भोज प्रथम, ये प्रतिहार वंश, जिसे गुज्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है, कि नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था ये जो मिहिर भोज थे। और इन्होंने 46 वर्षों तक शासन किया। इनकी राजधानी कन्नौज थी, जिसे महोदय भी कहा जाता था। इनके सबसे पुराने शिलालेखों में से एक बराह ताम्रपत्र अभिलेख में एक सैन्य शिविर, जो कि महोदय में स्कंधावार में स्थित था, का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा उसे ये जो मिहिर भोज से 9वीं शताब्दी के एक अरब व्यापारी सुलेमान की यात्रा वृत्तांतों में राजा जुझार के नाम से भी पहचाना जाता है, जिसने इनकी महान सैन्य शक्ति और धन का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त अरब यात्री अल मसूदी द्वारा इनको राजा बौरा कहा गया है और ये विष्णु भक्त थे और इन्होंने आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में को, पेरुमल, आदिगल किससे संबंधित रहे? तो ये राजाओं से संबंधित पद रहे हैं या उपाधियां रही। तो देखिए, चोल शिलालेख में सामान्यतः राजा को को, पेरुमल, आदिगल, राजाधिराज और कोनमई, कोड्डन,
के रूप में संदर्भित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अजमेर शहर की स्थापना की? तो अजय राज द्वितीय ने। अजय राज द्वितीय, जिनका शासनकाल 1110 से 1135 रहता है, जो कि चौहान वंश या चहमान वंश या चौहान वंश के शासक थे। इनके द्वारा दिल्ली की स्थापना की जाती है। उन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की, जिससे पहले दिल्ली की नहीं, अजमेर की स्थापना की। इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की, जिसे पहले अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता था। चहमानों की मूल राजधानी शाकंभरी थी, जो जयपुर के समीप पादलच देश, जो कि वर्तमान राजस्थान का हिस्सा है, में आधुनिक संभार के नाम से जानी जाती रही है। इसके अलावा अजय राज द्वितीय या जो चौहान वंश या चहमान वंश रहा है, ये प्रतिहारों के सामंत थे और राजा सिंहराज के शासनकाल में स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1119 में की गई थी और इसके कुछ प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री और एम.आर. जयकर प्रमुख इसके नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस स्वराज पार्टी का सचिव था? तो मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, जबकि चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे। देखिए, दिसंबर 1922 में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन गया में होता है, जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने की थी। यहाँ पर सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने नए कार्यक्रम से संबंध एक प्रस्ताव रखा था। तर्क दिया कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप परिवर्तित होगा या तो वे समाप्त हो जाएंगी। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने जो गया अधिवेशन में क्रमशः अध्यक्ष, मतलब सी.आर. दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महामंत्री थे, अपने अपने पदों से त्यागपत्र देते हैं और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी गठन की घोषणा करते हैं। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव चुने गए थे। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। देखिए, स्वदेश मित्र जो समाचार पत्र है, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। जी सुब्रमण्यम अय्यर, वॉइस ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का है। इंडियन मिरर गोपाल कृष्ण गोखले का और सुधारक जो है, इंडियन मिरर एन एन सेन का है। इंडियन मिरर एन एन सेन का और सुधारक जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। आगे चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मुंह बंद करने वाले अधिनियम की संज्ञा दी गई, बिल्कुल सही है। अधिनियम लॉर्ड मेटकाफ के वायसराय काल के दौरान बनाई गई थी, बिल्कुल गलत है। ये जो है आपका लॉर्ड लिटन, जिसका कार्यकाल 1876 से 1880 रहता है, इसके वायसरायशिप के दौरान यह अधिनियम बनाया गया था। इस प्रकार से केवल पहला वाला कथन सही हो जाएगा। मैया सैंडू राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है कहाँ की? तो ये जो मालडोवा की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। ये विश्व बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री रही हैं और इन्होंने वर्ष 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। और किस देश की? मालडोवा की। और इन्होंने 56% वोट प्राप्त किया है। इससे पहले ये जून 2019 से लेकर नवंबर 2019 तक ये मालडोवा की प्रधानमंत्री भी रही हैं। और इनकी जो पार्टी है वो कौन सी है? वो इनकी पार्टी का नाम है पार्टी ऑफ एक्शन एंड सॉलिडरिटी है। ठीक है, थोड़ा सा मालडोवा के बारे में बात करें तो मालडोवा जो यह देश है, यदि आप पूर्वी यूरोप का मैप देखेंगे तो वहाँ पर यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो यूक्रेन और रोमानिया के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी चिसिनाउ है और जो कि मालडोवा का सबसे बड़ा शहर है। अगला है, चीन द्वारा चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो चांग-ई 5 को लॉन्च किया गया है। यह चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मलबों के नमूने एकत्रित करेगा। यह 40 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद भेजा गया विश्व का पहला मून सैंपल मिशन है। अब तक अमेरिका और सोवियत संघ चंद्रमा से नमूने लाने के लिए अंतरिक्ष यात्री भेज चुके हैं और इस प्रकार से यह तीसरा देश बन गया। अगला है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो क्वारंटीन को घोषित किया गया है। पक्के टाइगर रिजर्व अपने ग्रीन सोल्जर्स को कोविड-19 के विरुद्ध कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया। यह कहाँ स्थित है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में यह स्थित है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। यह उत्तर पश्चिम में भारेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा हुआ है। इसे देश के सर्वाधिक संरक्षित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। यह भारत का एकमात्र हॉर्नबिल अभ्यारण्य भी है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह भारत का एकमात्र हॉर्नबिल अभ्यारण्य भी है। हॉर्नबिल अभ्यारण्य है। ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है और यह आयुष्मान के रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में शामिल है।
अगला है भारत का चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया कहाँ पे? कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया है कर्नाटक राज्य के वन विभाग के द्वारा। भारतीय चंदन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुभेद्य वल्नरेबल के रूप में रखा गया है और चंदन जो है दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल वृक्ष प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारत में आर्यों का उल्लेख करता है? तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद जो कि भारत यूरोपीय भाषा की प्राचीनतम कृति है। आर्य 1500 ईसा पूर्व में भारत आते हैं। अगला है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जैन धर्म के निम्नलिखित महाव्रतों में से किसे भगवान महावीर द्वारा शामिल किया गया था? तो ब्रह्मचर्य को। देखिए इसके 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को जो है भगवान महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है? तो जो आपका विनय पिटक है, सुत्त पिटक, जो सुत्त पिटक है, सुत्तनी पात, सूत्रों का संग्रह, यह प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है। अगला है, अनंगपाल तोमर को किस शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो दिल्ली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखिए महरौली के लौह स्तंभ में 11वीं शताब्दी का एक शिलालेख लगा है जो कि तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक अनंगपाल तोमर से संबंधित है, जिन्हें दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तोमरों ने अपनी राजधानी दिल्ली का अर्थात दिल्ली के साथ हरियाणा देश पर भी शासन किया और उन्हें प्रतिहारों का सामंत माना जाता है। जो आपके तोमर वंश के शासक थे ये प्रतिहारों के सामंत थे पहले। मध्यकालीन साहित्य में इस राजवंश को अर्थात ये जो आपका तोमर वंश है इसे तुवारू नाम भी दिया गया है और इन्हें 36 राजपूत वंशों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला है, चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है। तो इसमें आपका ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है? तो सूरवंश जो है दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है। दिल्ली सल्तनत ये भारत महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग राजवंश शामिल थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, जो सूरवंश था, सूरवंश ये मुगल साम्राज्य के समय रहता है। सूरवंश एक अफगान राजवंश था जिसने वर्ष 1540 से लेकर के 1556 तक के बीच लगभग 16 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी भाग के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। सासाराम आधुनिक बिहार में इसकी राजधानी थी और शेरशाह सूरी जो है ये सूरवंश का शासक था या संस्थापक था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल भेजे जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डंकन ने, कलकत्ता मदरसा की वारेन हेस्टिंग ने, फोर्ट विलियम कॉलेज की लॉर्ड बेलजली ने और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन 2143 सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया था? बिल्कुल नहीं। इसने स्कूल स्तर पर शिक्षा के माध्यम के लिए देसी भाषा की सिफारिश की? बिल्कुल सही। तो केवल दूसरा वाला कथन सही है। देखिए 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। इसने महिला शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इसने इस बात पर भी बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए और इसने निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की भी सिफारिश की। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए हार्टोग समिति की स्थापना की गई थी? तो हार्टोग समिति की स्थापना शिक्षा के विकास से संबंधित थी। देखिए तो शिक्षा के विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए वर्ष 1929 में हार्टोग समिति की स्थापना की गई थी। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया जाना चाहिए। केवल योग्य छात्रों को ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहिए। विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए प्रवेश संबंधी नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए। ITTF महिला विश्व कप टेनिस 2020 का खिताब किसने जीता? तो चीन की चेन मेंग ने यह खिताब जीता है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो बांग्लादेश की शादात रहमान को यह पुरस्कार दिया गया है और नीदरलैंड में यह पुरस्कार एक आयोजन के माध्यम से जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के हाथों प्रदान किया गया है। सादात रहमान को यह पुरस्कार साइबर बुलिंग के या उसको रोकने हेतु उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स राइट्स की पहल है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2005 में मिखाइल गोर्बाचेव की अध्यक्षता में रोम में आयोजित नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था।
और यह प्रत्येक वर्ष किसी एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के हाथों प्रदान की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया था? सॉरी 25 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस जो है ये आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिवस का चयन मीराबल बहनों के सम्मान में किया गया था, जो डोमिनिकन गणराज्य की 3 राजनीतिक कार्यकर्ता बहनें थीं, जिनकी देश के शासक रॉबर्ट ट्रूजिलो के आदेश पर वर्ष 1960 में नृशंस हत्या कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 2020 का मुख्य विषय या थीम क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। योर बेस्ट डेज इज टुडे यह पुस्तक किसने लिखी है? अनुपम खेर की यह पुस्तक है। विश्व में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा कहाँ के थे? तो ये बहरीन के थे। अभी नवंबर 2020 में इनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और ये 19 जनवरी 1970 से 11 नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। उन्होंने 15 अगस्त 1971 को में बहरीन की स्वतंत्रता से 1 वर्ष पूर्व यह पद धारण किया था। 15 अगस्त 1971 में इस बहरीन को स्वतंत्रता मिली थी। और अल खलीफा परिवार जो है वर्ष 1783 से बहरीन का शासक बना हुआ है। गिरी ब्रज प्राचीन नाम किसका है? तो ये आपका राजगीर का है। किसका है? राजगीर का प्राचीन नाम है, जो मगध की सबसे पहली राजधानी थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है, जिसके खुले भाग चारों ओर से पत्थर की दीवारों से घिरे हुए थे। इससे राजगीर अवैध बन गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पौराणिक कथाओं में मनमथ कहा गया है? तो कामदेव को। कामदेव के अन्य जो पर्यायवाची हैं, मदन है, कंदर्प है, अनंग है। अगला है, वह पाटलिपुत्र का संस्थापक था। उसने सोन और गंगा नदी के संगम पर एक किले का निर्माण कराया था। उसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो यह कार्य जो है वो उदयन के द्वारा किया गया था, जो कि हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। इसे उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता था और वह प्राचीन भारत में मगध का राजा था। बौद्ध और जैन लेखों के अनुसार वह हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। पाटलिपुत्र उसके साम्राज्य के मध्य भाग में स्थित था, इसलिए उसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। निम्नलिखित में से किसने चेहरा एवं दाग नामक अभिनव पद्धति प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। उसके कुछ अन्य जो सुधार थे, वह पहला सुल्तान था जिसके पास एक बड़ी स्थायी सेना थी, जिसे वह शाही खजाने से नगद में भुगतान करता था। इसके अतिरिक्त उसने एक अभिनव पद्धति दाग एवं हुलिया की शुरुआत की, जिसमें हुलिया अर्थात प्रत्येक सैनिक का विस्तृत विवरण और दाग घोड़े को दागने की प्रथा को अपनाया गया था। उसके द्वारा सेना के लिए एक नियमित उपस्थिति पत्र भी शुरू किया गया था। अगला है, सर्व या सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तानिया सम्राट कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और 23 मार्च 1351 ईस्वी को दिल्ली का शासक बनता है। उसने इस्लामी शासन द्वारा स्वीकृत केवल 4 करों को लागू किया। खराज, जो कि भूमिकर था, कम्स, 2 के दौरान लूटी गई संपत्ति, जो कि 1/5 होता था, जजिया, हिंदुओं पर धार्मिक कर, और जकात, मुस्लिमों की आय का 2.5% जो मुस्लिम विषयों और उसके धर्म के कल्याण के लिए खर्च किया जाता था। तो जो जकात है वो मुस्लिमों पर लगता था और जजिया जो हिंदुओं पर लगता था। और उसने उलेमाओं से मंजूरी मिलने के बाद सिंचाई करता सर्व लगाया था, लेकिन साथ ही कई नहरों का निर्माण किया और सार्वजनिक कार्यों का एक अलग से विभाग भी स्थापित किया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में शब्द पट्टा नुलकर का अर्थ क्या रहा है? रेशम बुनकर, जो कि गुजरात से साउथ में चले गए थे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा यह रेशम बुनकर थे। मूल शिक्षा की वर्धा योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? तो जाकिर हुसैन के द्वारा बनाई गई थी। देखिए, कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया था। इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्तावों के अंतर्गत मूल शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसे मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 कहा जाता है। निज खमारे धान तोलो किस किसान आंदोलन का नारा था? तेभागा आंदोलन का। तेभागा आंदोलन ये सितंबर 1946 में बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने सामूहिक संघर्ष के माध्यम से इसे लागू करने का आह्वान किया। तेभागा की बाढ़ आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार इसमें यह मांग की गई थी कि फसल का आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलने के स्थान पर 2/3 हिस्सा बरगरदारों अर्थात किसानों को दिया जाए। बरगरदारों ने जोतदारों से किराए पर ली गई जमीनों पर काम किया था। इसी आंदोलन में जो नारा दिया गया था, निज खामरे धान तोलो अर्थात बटाईदार पहले की भांति
जोतदार के घर धान ले जाने के स्थान पर पहले अपने खलिहानों पर ले जाने लगे ताकि तेभागा को लागू किया जा सके। उलगुलान शब्द विद्रोह किससे संबंधित है? तो ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है, जो कि 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण में स्थित बिरसा मुंडा के अंतर्गत मुंडाओं का उदय था, और इसे उलगुलान के नाम से भी जानते हैं और इसे द ग्रेट ट्यूमुल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। उनके स्वयंसेवक दल को ब्राउन शर्ट्स नहीं, ग्रेट शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा सही नहीं, उन्होंने पख्तून नाम से एक राजनीतिक मासिक पत्रिका भी शुरू की थी। तो पहला और तीसरा ही केवल सही है, ठीक है। और इनका जो संगठन था उसे खुदाई खिदमतगार नाम दिया गया और जिसे रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। अगला है, सहकार प्रज्ञा कार्यक्रम शुरू किया गया किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा सहकारी समितियों को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। अगला है, विवादित क्षेत्र नागोर्नो करबाख के लिए नवंबर 2020 में शांति समझौता किया गया। निम्नलिखित में से कौन से दो देश इस विवाद में शामिल हैं? तो अजरबैजान और अर्मेनिया। सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, क्या उद्देश्य क्या? दूरस्थ और सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क संपर्क से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। तो देखिए, सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के कच्छ जिला में किया है, ठीक है। इसके माध्यम से जो सरहदी ग्राम है उनका विकास किया जाएगा और इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF की डिस्पेंसरी और अस्पताल अब सीमावर्ती गाँव के लोगों को चिकित्सा प्रदान करेंगे। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के परिसर में हाल ही में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में यह स्थापित की जाएगी। तो एशिया में पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिला में स्थापित किया जाएगा। अगला, मेगास्थनीज की चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो सेलुकस निकेटर ने, ठीक है, सेलुकस ने इसको भेजा था और यह यूनानी राजदूत था। यह मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा। उसने न केवल पाटलिपुत्र शहर बल्कि समग्र रूप से मौर्य साम्राज्य का वृत्तांत भी लिखा। इसकी वृत्तांत का नाम क्या है? इंडिका है। निम्नलिखित में से कौन त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख करता है? तो त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख जो है वो मैत्राणी उपनिषद करता है। इसके अलावा गोत्र अवधारणा अथर्ववेद में है। पुरुष सूक्त स्रोत अर्थात समाज का चातुर्य वर्ण विभाजन ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये जबाल उपनिषद में है। संसार की चर्चा जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है। पहले 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ छांदोग्य उपनिषद में है। प्रजापति की जुड़वा पुत्रियों के रूप में सभा और समित अथर्ववेद में है। बृहद जल प्लावन का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में, ब्राह्मणों पर क्षत्रियों की वरीयता। ऐतरेय ब्राह्मण, पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। सत्यमेव जयते मांडुक की उपनिषद में है, जबकि त्रिमूर्ति का सिद्धांत मैत्राणी उपनिषद में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण शकों ने किया? नहीं, यूनानियों ने, जिन्हें इंडो ग्रीक या बैक्टीरियन ग्रीक भी कहा जाता है। तो पहला गलत होगा। रुद्रदामन सबसे प्रथम प्रसिद्ध शख्स शासक था जिसने संस्कृत में अभिलेख जारी किए थे। तो दूसरा वाला कथन इसमें सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे याद रखिए रुद्रदामन प्रथम के बारे में कि यह काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र में सुदर्शन झील की मरम्मत कराने के लिए भी याद किया जाता है। वह संस्कृत का महान प्रेमी भी था। उसने शुद्ध संस्कृत में पहला दीर्घ अभिलेख जारी किया। इससे पहले प्राकृत भाषा में होते थे। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश थे? कुल 4 राजवंश। पहला यहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1672 तक रहता है। पहला संगम वंश आता है, फिर सालू वंश, तुलु वंश और फिर आरवीडू वंश। जो आपके कृष्णदेव राय रहते हैं वो तुलु वंश से संबंधित है। वर्ष 1565 में यह राज्य तब समाप्त हो गया जब आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और बीदर शाही के संयुक्त प्रयासों से रामराय को तालीकोट्टा में हराया गया। इसके बाद यह साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई कब? 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा की गई और इनकी आंध्र प्रदेश के गुलबर्गा में अपनी राजधानी निर्मित किया। इसने हसन गंगू ने
अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की, क्योंकि इन्होंने ईरान के पौराणिक नायक बहमन शाह से अपने वंश का पता लगाया और उनके नाम पर राज्य को बहमनी सल्तनत का नाम दिया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ किले के भीतर कराया गया है। और ध्यान रखिएगा, जो राणा कुंभा रहे हैं, इन्हें दिल्ली और गुजरात के सुल्तान ने राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि से सम्मानित किया। राणा कुंभा पहले हिंदू शासक थे जिन्हें मुस्लिम सुल्तानों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प या पर संकल्प अपनाया गया? तो कराची अधिवेशन के दौरान। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया। यह जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के 6 दिन बाद इसका आयोजन किया गया था। अधिवेशन के दौरान 2 प्रस्तावों को अपनाया गया। पहला एक मौलिक अधिकारों और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित था। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्रिप्स मिशन आएगा। क्रिप्स मिशन जो है आपका मार्च 1942 में आता है, विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए। फिर दूसरे नंबर पे कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि जुलाई 1942 में होता है। और इसमें जो है जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक में संघर्ष से गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी। इसे आमतौर पर भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद शिमला सम्मेलन आएगा जून 1945 में। शिमला में वायसराय लॉर्ड वेबल द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्निर्माण करना था, जो एक नए संविधान की तैयारी के लिए लंबित था। इसके बाद चौथे पे जो है आपका कैबिनेट मिशन आ जाता है फरवरी 1946 में। इटली सरकार ने भारत में 3 सदस्यीय, जिसमें शामिल थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की गई। इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना था। आगे चलते हैं, तो इसमें आपका जो है 4, 3, 2, 1 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस थे। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। उन्होंने गांधी से भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा था। निम्नलिखित में से किस पर अलीपुर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया? तो अरविंदो घोष पर चलाया गया था। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस या अलीपुर बम कांड भारत में अपनी तरह का पहला सरकारी मुकदमा था। इसमें अरविंद घोष, वारिंद घोष और कई अन्य युवा क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को मुरारी पुकुर षड्यंत्र या मणिक टोला बम षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत डगलस किंग्सफोर्ड, जो कि एक अलोकप्रिय ब्रिटिश मुख्य मजिस्ट्रेट था, इसे मुजफ्फरपुर में बम का निशाना बनाया था, परंतु गलती से जो है जिस गाड़ी में इसको बैठना था उस गाड़ी में 2 अंग्रेज महिलाएं सवार थीं जो कि उदारवादी थीं, वो इसमें मारी जाती हैं। बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस जो केवल 18 वर्ष के थे को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल क्या रखा गया? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। शहतूत बांध का निर्माण करने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? अफगानिस्तान पर। इस पर बात जो है 2016 से ही हो रही थी। इसके अलावा भारत ने हरी नदी, जो कि हेरात प्रांत में है अफगानिस्तान के, यहाँ पर सलमा बांध को भी वित्त पोषित किया था। इस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध भी कहा जाता है। अगला है, नवंबर 2020 में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, जिसे नाविक के नाम से भी जानते हैं, पाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। निम्नलिखित देशों में से कौन सा IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नौवहन प्रणाली वाले अन्य 3 देशों में से नहीं है? तो इसमें जापान शामिल नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और चौथे नंबर पे आपका भारत आ जाता है। जो USA का जो नौवहन प्रणाली है वो ग्लोबल पोजिशन सिस्टम GPS है, रूस का जो है ग्लोनास है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, और चीन का जो है वो वाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। अगला है, सरना धर्म को मान्यता देने के लिए केंद्र को पत्र भेजने और 2021 की जनगणना में इसे एक अलग कोड के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव भारत में किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो झारखंड के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है। देखिए, इसमें क्या है कि सरना धर्म के अनुयायी प्रकृति की प्रार्थना करने में विश्वास करते हैं। इस विश्वास का पवित्र शब्द जल, जंगल, जमीन और इसके अनुयायी वन क्षेत्रों की रक्षा करने में विश्वास करते हुए वृक्षों और पहाड़ियों की प्रार्थना करते हैं।
यह माना जाता है कि 2011 की जनगणना में पूरे देश में 50 लाख आदिवासियों ने अपने धर्म को सरना के रूप में रखा, हालांकि यह कोड नहीं था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? क्योंकि पहला, यह विवाह के लिए धर्मांतरण को एक जमानती अपराध नहीं गैर जमानती अपराध बनाता है और प्रतिवादियों को यह प्रमाणित करना होगा कि धर्मांतरण विवाह के उद्देश्य से नहीं किया गया। तो पहला वाला कथन तो आपका सही नहीं है। दूसरा देखिए, धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति द्वारा धर्मांतरण के लिए 2 माह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस देना होगा, मतलब इनको 60 दिन पूर्व, और जो धर्मांतरण कराएगा उसे 1 महीने पूर्व जो है अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या नोटिस देनी होगी। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन, ना तो पहला ना तो दूसरा। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने 1319-1320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम ने यह शुरुआत की थी, तो पहला सही नहीं है। हरिशेन चंद्रगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था, तो नहीं, हरिशेन जो है चंद्रगुप्त प्रथम का नहीं बल्कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। दोनों ही कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूतियों का उत्कर्ष हुआ, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नहीं, इनकी राजधानी कुरुक्षेत्र के पास हरियाणा में इसे थानेश्वर थी, तो पहला वाला सही नहीं है। हर्षवर्धन पुष्यभूत वंश का था, तो ये वाला आपका सही है। और इसने जो है शकल उत्तर पथनाथ की भी उपाधि धारण की गई थी, ऐसे कहा गया। तो इसमें केवल आपका जो है दूसरा वाला कथन, हर्षवर्धन पुष्यभूत वंश का था, यही वाला केवल दूसरा वाला सही है। आगे चलते हैं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। वह पहला शासक जिसने शिलाओं पर अपने संदेश अंकित कराए, बिल्कुल सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, ये भी सही है। दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही है। निम्नलिखित में से कौन कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था? तो शमसुद्दीन शाह मीर था। कौन था? शमसुद्दीन शाह मीर 1339 से 1342 ईस्वी तक ये मीरी वंश का संस्थापक था और कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। उनके राजवंश ने 222 वर्षों तक राज्य पर शासन किया। किस शहर को भारत का सिराज के रूप में जाना जाता है? तो जौनपुर को, जो कि यह वाराणसी मंडल के उत्तर पश्चिम गोमती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है जिसकी एक अलग वास्तुकला थी, जिसे इस वास्तुकला को सरकी शैली के रूप में भी जाना जाता है। शहर में सरकी शैली के सबसे उपयुक्त या उल्लेखनीय उदाहरण अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और जामा मस्जिद है। अगला है बाबर सबसे पहले कहाँ का शासक बना? तो फरगाना का शासक बनता है। बाबर 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में अपने पिता सुल्तान उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के पश्चात एक छोटी रियासत फरगाना, जो कि अफगानिस्तान में, इसकी गद्दी पर बैठता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसने कर्जन वाली की हत्या कर दी थी? तो मदन लाल ढींगरा ने। किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने की थी। तो देखिए, कर्जन वाली की हत्या 1909 में इंडिया हाउस लंदन में एक संगठन था जो भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्यशील था और मुख्यतः ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय छात्रों को अपने प्रतिभागियों के रूप में संलग्न करता था। इस संगठन के संरक्षकों में श्याम जी कृष्ण वर्मा और मैडम भीका जी कामा शामिल थी। 1909 ईस्वी में इसके सदस्य मदन लाल ढींगरा द्वारा सेना के एक अधिकारी कर्जन वाली की हत्या के बाद से इस संगठन को विघटित कर दिया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन, जिम्बरमैन योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित? यह योजना जो है उग्रवादी राष्ट्रवाद से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युगांतर पार्टी ने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों और शुभचिंतकों के माध्यम से जर्मन हथियार और गोला बारूद आयात करने की वकालत या व्यवस्था की थी। जतिन मुखर्जी ने राम बिहारी बोस से ऊपरी भारत अपर इंडिया का प्रभार संभालने के लिए कहा, जहां लक्ष्य था एक अखिल भारतीय विद्रोह को बढ़ावा देना। इसे ही जर्मन प्लांट या जिमरमैन योजना कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में किसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में एक भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में सक्रिय था, जिसने भारत से क्रांतिकारी युवाओं को लंदन लाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना चलाई और द इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका का प्रकाशन किया। सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य बने थे। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 74 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।